अकबर, बीरबल और गांव की पंचायत में झूठा मुकदमा। एक सुहानी सुबह थी। सूरज की सुनहरी किरणें लाल किले की दीवारों को छू रही थी। मुगल दरबार की हवाओं में शहनाई की हल्की धुन गूंज रही थी। बादशाह अकबर रोज की तरह दीवान खास में बैठे थे। सामने उनके नवरत्नों में सबसे चतुर, सबसे प्रिय बीरबल विराजमान थे। उसी वक्त एक दरबारी दौड़ता हुआ आया। उसने झुककर कहा, हुजूर, दरबार के बाहर एक गांव का प्रधान और कुछ ग्रामीण न्याय की गुहार लेकर आए हैं। अकबर ने भौहें उठाई। गांव का मामला दरबार तक? जरूर कोई बड़ी बात होगी। बुलाओ उन्हें। कुछ ही क्षणों में 5-6 ग्रामीण अंदर आए। उनके कपड़ों से मिट्टी की महक आ रही थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो प्रधान लग रहा था, आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, हम लोग रायपुर गांव के रहने वाले हैं। हमारे गांव में एक झूठा मुकदमा चल रहा है। पंचायत कुछ समझ नहीं पा रही। न्याय पाने की सारी उम्मीद अब आपसे है। अकबर ने कहा, झूठा मुकदमा? विस्तार से बताओ। प्रधान ने नम्र स्वर में कहा, हुजूर, गांव के 2 लोग हैं, हरनाम सिंह और गोपाल दास। दोनों बचपन के दोस्त थे, पर अब दुश्मन बन गए हैं। हरनाम ने पंचायत में शिकायत की है कि गोपाल ने उसके खेत की सीमा में घुसकर जमीन हड़प ली है। गोपाल कहता है कि जमीन उसकी है और उसने कोई गलत काम नहीं किया। पंचायत ने गवाही सुनी, पर कोई सच उजागर नहीं हुआ। हरनाम की बातें झूठी लगती हैं, लेकिन उसके पास नकली सबूत है। पूरा गांव उलझ गया है। अब फैसला नहीं हो पा रहा। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कराए, बीरबल, लगता है ये मामला तुम्हारे जैसे दिमाग की मांग करता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, सत्य चाहे जितना छिपाया जाए, अंत में वो स्वयं बोल उठता है। मैं जाकर सच्चाई उजागर करूंगा। अकबर ने आदेश दिया, जाओ, गांव की पंचायत में जाओ और न्याय करके लौटो। पर याद रहे, किसी को अन्याय न हो। अगले ही दिन बीरबल कुछ सिपाहियों और एक मुंशी के साथ रायपुर गांव पहुंचे। गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू थी। बच्चे खेल रहे थे और लोग उन्हें देखकर फुसफुसाने लगे, अरे, ये तो बीरबल है, बादशाह के दरबार से आए हैं। गांव के चौपाल में बीरबल बैठे। पंचायत के लोग इकट्ठा हुए। प्रधान, मुखिया, कुछ बुजुर्ग और शिकायतकर्ता दोनों, हरनाम और गोपाल। बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, अब मुझे पूरा मामला बताओ, पर एक एक शब्द सोचकर कहना। हरनाम ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, ये खेत मेरी बपौती जमीन है। गोपाल ने चालाकी से उसकी एक कोठरी अपनी जमीन में शामिल कर ली। मेरे पास पुराने नक्शे और मालगुजारी के कागज हैं। पंचायत ने सब देखा, पर कोई फैसला नहीं दिया। गोपाल बोला, हुजूर, ये सब झूठ बोल रहा है। वो दस्तावेज नकली है। ये मुझे बदनाम करना चाहता है, क्योंकि पिछले साल पंचायत ने मेरे पक्ष में एक फैसला दिया था। भीड़ में फुसफुसाहट हुई। कुछ लोग हरनाम के पक्ष में थे, कुछ गोपाल के। बीरबल ने शांति का संकेत करते हुए कहा, मैं खुद खेत देखने जाऊंगा। सच वही छिपा होगा, कागजों में नहीं। दोपहर की धूप में बीरबल दोनों पक्षों और कुछ सिपाहियों के साथ खेत पहुंचे। खेत विशाल था, चारों ओर गेहूं की लहलहाती फसल। हरनाम ने एक जगह दिखाकर कहा, यहीं से मेरी जमीन शुरू होती है। गोपाल ने विरोध किया, नहीं हुजूर, ये मेरी जमीन है। बीरबल ने देखा कि खेत के बीच में एक पुराना नीम का पेड़ था। पेड़ के चारों ओर पत्थर गड़े हुए थे, शायद सीमा का निशान, मगर कुछ पत्थर खिसके हुए थे। बीरबल ने मिट्टी उठाकर देखा। ये मिट्टी हाल ही में खोदी गई है। किसी ने सीमा के पत्थर हिलाए हैं। हरनाम ने कहा, हुजूर, ये गोपाल की करतूत है। गोपाल ने जवाब दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया। अगर झूठ बोल रहा हूं तो ये धरती मुझे निगल जाए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, धरती किसी को नहीं निगलती, पर सच बोलने वालों को पहचान लेती है। उन्होंने आदेश दिया, आज से कोई खेत में काम नहीं करेगा। कल सुबह पंचायत में हाजिर रहना, तभी फैसला होगा।
अगले दिन पंचायत के सामने भीड़ जमा थी। बीरबल ने दरबार जैसा माहौल बनाया। बीच में एक चौकी, दाएं बाएं गवाह और ग्रामीण। बीरबल ने पहले हरनाम को बुलाया। तुम्हारे कागज कहाँ हैं? हरनाम ने गर्व से कहा, ये रहे हुजूर। कागज पुराने दिख रहे थे, लेकिन बीरबल ने गौर किया। कागज पर इस्तेमाल की गई स्याही नहीं थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये मामला सीधा नहीं है। फिर उन्होंने गोपाल से कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, मेरे पास कुछ नहीं, बस मेरी मेहनत है जो मैंने उस जमीन पर बरसों से की है। बीरबल ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, अब तुम दोनों अलग अलग उस नीम के पेड़ के पास जाकर मिट्टी को छूकर आओ। भीड़ को यह बात अजीब लगी, पर बीरबल के आदेश पर दोनों गए और लौटे। बीरबल ने शांति से पूछा, हरनाम, जब तुमने मिट्टी छुई तो कैसी लगी? हरनाम ने तुरंत कहा, नम और ठंडी थी, जैसे अभी अभी पानी दिया गया हो। बीरबल ने गोपाल से पूछा, और तुम्हें कैसी लगी? गोपाल बोला, सूखी थी हुजूर, धूप में तपकर गर्म हो गई थी। भीड़ में हलचल मच गई। एक ही मिट्टी पर दो अलग राय कैसे? बीरबल मुस्कराए। उन्हें कुछ समझ में आने लगा था। रात होने को थी। बीरबल ने अपने सिपाहियों से कहा, आज रात खेत की रखवाली करना। अगर कोई वहां जाए तो चुपचाप देखना, पकड़ना नहीं। रात गहरी हुई। चांद की रोशनी खेत पर बिखरी थी। अचानक एक छाया धीरे धीरे नीम के पेड़ की ओर बढ़ी। सिपाहियों ने देखा, वो हरनाम था। वो मिट्टी खोदने लगा और पत्थरों को दोबारा हिलाने लगा। उसके हाथ में एक छोटा दीपक था, ताकि कोई आवाज न हो। सुबह जब पंचायत बैठी, बीरबल ने कहा, रात में खेत में कौन गया था? हरनाम ने झूठ बोलते हुए कहा, कौन जाएगा हुजूर, मैं तो घर पर सो रहा था। बीरबल मुस्कराए और बोले, सिपाहियों, बताओ रात को तुमने क्या देखा? सिपाही बोले, हुजूर, रात में हरनाम खेत में गया और सीमा के पत्थर हिलाए। भीड़ में हलचल मच गई। हरनाम के चेहरे से पसीना टपकने लगा। बीरबल ने कहा, हरनाम, कल जब तुमने मिट्टी को छुआ था, वो नम थी क्योंकि तुमने उसे रात में खुद पानी से गीला किया था, ताकि निशान मिट जाए। पर गोपाल ने सच बोला, क्योंकि उसे असली खेत की हालत मालूम थी। हरनाम गिड़गिड़ाया, हुजूर, मुझसे गलती हो गई, बस थोड़ी जमीन के लालच में। बीरबल ने सख्ती से कहा, झूठ बोलने वाला किसान नहीं, चोर कहलाता है। पर मैं चाहता हूं कि सजा से पहले तुम सच बताओ, तुम्हें किसने उकसाया? हरनाम हिचकिचाया, फिर बोला, हुजूर, एक बनिए ने मुझे कहा था कि अगर मैं वो जमीन हड़प लूं तो वो दोगुने दाम में खरीद लेगा। उसने ही नकली कागज बनवाए थे। बीरबल ने भौहें सिकोड़ ली। कौन था वो बनिया? हरनाम ने सिर झुकाकर कहा, नाम नहीं जानता, पर वो दिल्ली से आया था और कहता था कि बादशाह के लोगों में उसका बड़ा रसूख है। बीरबल चुप हो गए। दिल्ली से आया बनिया और बादशाह के नाम का हवाला देता है, ये कोई मामूली ठग नहीं लग रहा। अगले दिन बीरबल ने गांव में जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि पिछले महीने कुछ अजनबी लोग गांव में रुके थे, खुद को मालगुजारी अधिकारी बताते थे। उन्होंने कई किसानों से पुराने कागज मांगे थे। एक बूढ़े किसान ने बताया, हुजूर, उनमें से एक आदमी बार बार दिल्ली दरबार का नाम लेता था। कहता था कि बीरबल खुद उससे मिल चुके हैं। बीरबल के चेहरे पर गहरी चिंता उभरी। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये कोई साधारण ठग नहीं, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो दरबार का नाम लेकर लोगों को धोखा दे रहा है। शायद दरबार के अंदर से ही कोई सूचना उसे मिलती हो। उन्होंने गोपाल और प्रधान को बुलाकर कहा, हरनाम का अपराध छोटा नहीं, पर वो किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। मैं इस मामले को यही खत्म नहीं कर सकता। गांव वाले हैरान रह गए। हुजूर, मतलब अब भी कोई रहस्य बाकी है? बीरबल बोले, हां, ये झूठा मुकदमा केवल जमीन का नहीं, बल्कि सच्चाई को छिपाने की एक बड़ी चाल है। मैं दरबार लौटकर खुद बादशाह को इसकी जानकारी दूंगा। बीरबल जब दिल्ली लौटे तो रास्ते में वही बनिया कहीं दिखाई दिया।
ऊंट पर सवार, चेहरा नकाब में। बीरबल ने सिपाही से कहा, उसे रोको। पर जैसे ही सिपाही आगे बढ़े, वो बनिया एक तंग रास्ते में गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। बीरबल कुछ क्षण खड़े रहे। ये आदमी दरबार के राज जानता है और गांवों में झूठे मुग्ध में फैलाकर कुछ बड़ा खेल खेल रहा है। उन्होंने मन ही मन सोचा, कहीं ये साजिश सिर्फ रायपुर गांव तक सीमित न हो, शायद और गांवों में भी ऐसे ही झूठे मुग्ध में चल रहे हों। बीरबल ने घोड़ा आगे बढ़ाया और दिल्ली की ओर चल पड़े। उनके चेहरे पर दृढ़ता थी, पर आंखों में सवाल। क्या ये केवल एक बनिए की चाल थी या किसी बड़े दरबारी की? सूरज डूब रहा था, आसमान लाल था और दूर किसी गांव की दिशा में फिर वही नीम का पेड़ हवा में झूम रहा था, मानो कुछ कह रहा हो। सच अभी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ है। बीरबल ने उस बनिए का पीछा करते हुए दिल्ली की धूल भरी सड़कों पर कदम बढ़ाए। बनिया जैसे ही नजरों से ओझल हुआ, बीरबल ने अपने मन में ठान लिया कि वो केवल उसी गांव के झगड़े तक सीमित नहीं रहने देगा। ये खेल कहीं बड़ा और गहरा था। उसने अपने सिपाहियों को हिदायत दी कि गांवों के नाम और हाल ही में आए अजनबियों की सूची तैयार की जाए। दिल्ली पहुंचकर बीरबल ने दरबार में अकबर को संक्षेप में बताया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह काम बड़े धैर्य से करना। ऐसे लोग जो दरबार का नाम लेकर गांवों को गुमराह करते हैं, वे सिर्फ दगा नहीं करते, वे व्यवस्था को भी कमजोर कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, बिना पुख्ता सबूत के किसे दोषी ठहराना ठीक नहीं। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया और दिल्ली के अपराधियों की सूचियों, व्यापारियों के रिकॉर्डों और हाल के यात्रियों की जानकारी एकत्र करने लग गया। उसने पाया कि पिछले कुछ महीनों में कालीन व्यापार, मालगुजारी और कागजी दस्तावेजों के बहाने कई ऐसे ठग राम के नाम पर सक्रिय हुए थे। पर हर बार जैसे ही कोई सुराग अगले कदम तक पहुंचता, वो किसी ऊंची शख्सियत या नाम की ओर इशारा कर देता और फिर राह बदल जाती। बीरबल को यह महसूस हुआ कि यह साजिश केवल एक बनिए की चाल नहीं है। पीछे कोई बड़ा नेटवर्क था जो गांवों के सरल लोगों को निशाना बनाकर जमीन, कागज और दाखिलों के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा था। पर कौन और किस मकसद से? उसने सबसे पहले उन गांवों की सूची बनाई जहां हाल ही में ऐसे झूठे मुकदमों की शिकायत मिली थी। सूची लंबी थी। रायपुर के अलावा 3 और गांव, हरपालपुर, नंदगांव और शेरपुर। हर गांव का किस्सा अलग था, पर आने वाले नक्शे, पुराने दस्तावेज और अजनबियों का कथन लगभग एक जैसा था। दिल्ली से भरोसा और दरबार के कुछ लोग मदद करेंगे। बीरबल ने तुरंत हरपालपुर जाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि पैटर्न वही होगा, कोई बनिया, नकली दस्तावेज और गांव में अचानक पैदा हुआ विवाद। पर इस बार बीरबल और चौकस था। वो केवल भौतिक सुरागों पर नहीं, मनोवैज्ञानिक चालों पर भी ध्यान दे रहा था। गांव वालों के बीच की बातों, उनके डर और हिचकिचाहट में जो कुछ छुपा होता, वो उसे पढ़ना आता था। जब वो हरपालपुर पहुंचा तो वहां का नजारा भी रायपुर जैसा ही था। खेतों के बीच झगड़े, पंचायत में फूट और लोगों के चेहरों पर असमंजस। पर इस बार चीजें कुछ अलग मिली। यहां एक बुजुर्ग ने बीरबल को बताया कि एक अजनबी ने उनके गांव में एक टोला बनवा दिया था, जहां वो गांव वालों को दस्तावेज बनाने और पुराने रजिस्टर ढूंढने का ठेका देकर पैसे लेता था। बुजुर्ग की आंखों में डर था, पर किसी को नाम लेने की हिम्मत नहीं। बीरबल ने फैसला किया कि वो उस टोले की रात में छानबीन करेगा। रात को उसने चुपके से टोले में छापा मारा, पर टोला खाली मिला। वैसे ही कुछ कागज और एक संदूक था जिसमें कई पुराने प्रतीत होने वाले दस्तावेज रखे थे। पर इन्हें देखकर बीरबल के मन में और उलझन बढ़ी। दस्तावेज जानबूझकर पुराने दिखाए गए थे, पर स्याही व कागज की बनावट नई थी। ठीक वैसा ही पैटर्न जो रायपुर में देखा गया था। अगले दिन जब बीरबल टोले के पास ही बैठे एक नौजवान से बातचीत कर रहा था, तो उसी नौजवान की आंखों में भय और बेचैनी दिखी।
उसने धीरे धीरे कहा, मारी सुबह 2 बार आई थी। कहती थी कि दिल्ली में उसके जान पहचान वाले हैं। उसने हमें दिखाया था कि वो दरबार के एक आदमी का परिचय लेती है। उसने कहा था कि अगर हम दस्तावेज बनवाएंगे तो बाद में वे हमारी मदद करेंगे। ये वाक्य बीरबल के कानों में घंटियां बजा गया। दरबार के आदमी, क्या सचमुच कोई दरबारी यहां तक पहुंच रहा था, या ये केवल एक बड़ा झूठ था जो लोगों की आंखों और उम्मीदों से खिलवाड़ कर रहा था? बीरबल ने गांव वालों के डर का फायदा उठाने वाले उन अजनबियों के बारे में पूछताछ की। किसी ने नाम बताया तो किसी ने केवल संकेत, पर एक संकेत बार बार आया, गांठदार दुकान। एक ठेठ दिल्ली की छोटी दुकान जहां से कई दस्तावेज निकलकर गांवों में पहुंचे थे। बीरबल ने तुरंत दिल्ली लौटने का निर्णय किया। वो जानता था कि सच्चाई खोजने के लिए शहर के उन गलियों में जाना होगा जहां से ये दस्तावेज बनते थे। दिल्ली लौटते समय उसके मन में कई सवाल उभर रहे थे। क्या ये किसी बड़े अफसर का खेल है? क्या कोई व्यापारी दरबार का नाम लेकर लोगों को धोखा दे रहा है? या फिर ये किसी राजनीतिक चाल का हिस्सा था जहां गांवों में अशांति पैदा करके कुछ अन्य फायदे लिए जा रहे थे? दिल्ली पहुंचकर बीरबल ने गांठदार दुकान की तहकीकात शुरू की। दुकान किसी सामान्य व्यापारी की तरह थी, पर वहां से निकलने वाले कागजों के पैटर्न और पते ने बीरबल को एक बड़े चक्र तक पहुंचाया। उसने देखा कि कई दस्तावेज एक ही मुहर, एक ही कड़ी स्याही और एक ही जाली हस्ताक्षर वाली माला के साथ बने थे। और सबसे महत्वपूर्ण, हर दस्तावेज के कागज के किनारे पर एक सूक्ष्म चिन्ह था जो किसी विशेष कोड जैसा था। बीरबल ने उन चिन्हों की प्रतियां ले ली और दरबार के कुछ विश्वसनीय लोगों से मिलकर उनकी पड़ताल करवाई। पर हर बार जैसे ही वो किसी ठोस सूत्र तक पहुंचता, कोई नई जानकारी सामने आती जो रास्ता बदल देती। एक बार उसे ऐसा संकेत मिला कि ये सब किसी दूसरे शहर की ओर जाता है, और दूसरी बार किसी ऐसे व्यापारी की ओर जो दरबार में कभी काम कर चुका था। बीते दिनों की पड़ताल में बीरबल की नजर एक पुराने खांटी कागज पते पर पड़ी। उस पर एक बड़ा मुहर और एक नाम था जो किसी जमाने में दरबार की मुहर से जुड़ा हुआ था। नाम सुनते ही बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। ये वही नाम था जिसे हरनाम ने गांव में बताया था कि बनिया ने दरबार के रसूख का हवाला देते हुए कहा था। अब खेल बेहद पेचीदा हो गया था। बीरबल ने समझ लिया कि ये खेल सिर्फ ठगी का नहीं, ये किसी संगठन की साजिश का हिस्सा हो सकता है जो दरबार के नाम का दुरुपयोग कर रहा था। पर किसने और किस मकसद से बीरबल ने ऐसा कदम उठाया जो किसी को अंदाजा नहीं था। उसने खुद को एक बूढ़े व्यापारी का रूप दिया और गांठदार दुकान के मालिक से मिलने की कोशिश की। मालिक ने पहले उसे पहचाना नहीं, पर फिर एक बात सुनकर उसकी रुचि बढ़ी। बीरबल ने मोलभाव करने के बहाने कहा कि वो कई गांवों की बारीकी से सूचना रखता है और उसे कुछ दस्तावेज बनवाने हैं। दुकानदार ने सहजता से कहा कि ऐसे कामों के लिए एक खास आदमी का नाम है, वो आदमी जो दस्तावेज बनवाता और गांवों में पहुंचाता है। उस आदमी का नाम सुनकर बीरबल के दिल की धड़कन तेज हुई। नाम था रफीक हुसैन। रफीक पुराने कागजों की दुनिया में एक नामी गिरामी हस्ती था। कुछ साल पहले वो दरबार के साथ काम कर चुका था, पर अचानक गायब हो गया था। कुछ लोगों का मानना था कि वो बेईमानी में लिप्त था, तो कुछ कहते थे कि वह किसी बड़े धोखे के जाल में फंस गया था। बीरबल ने तुरंत रफीक के ठिकानों की खोज शुरू कर दी। एक पुराने संरक्षित रिकॉर्ड से उसे पता चला कि रफीक दिल्ली के पुराने हिस्से में रहता था, कहीं उन गलियों के पास जहां पुराने लेख और कागज बनते थे। रफीक की तलाश में बीरबल ने एक बड़ा खुलासा किया। रफीक अकेला नहीं था। वो कुछ ठेठ बनियों और कुछ भट्ठा मिस्त्रियों के साथ मिलकर दस्तावेज बनवाता और उन्हें गांवों के बीच बांटता था। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन दस्तावेजों पर जो कोड अंकित रहते थे, वे किसी ऐसे आधिकारिक मुहर की निशानी देते थे जो सिर्फ बहुत ऊंचे दरबारी दफ्तरों में मिलती थी। बीरबल के दिमाग में एक ही विचार बार बार उभरता, क्या दरबार के अंदर कोई
अनजाने में या जानबूझकर इन लोगों को सहायता पहुंचा रहा था? और अगर हां, तो किस मकसद से? उसने एक छोटी जाल बिछाने का निर्णय लिया। बीरबल ने गांवों से आए कुछ लोगों को संगठित किया और आदेश दिया कि वे रफीक से मिलने का बहाना करके एक बड़ी खेप का ऑर्डर लें। पर असल में वो एक जाल था, ताकि रफीक और उसके साथियों के असली संरक्षक का चेहरा खुल सके। जैसे जैसे बीरबल की जांच आगे बढ़ी, वो और अधिक सावधान और चौकस होता गया। रफीक का नेटवर्क बड़ा और अंतर्जाली था। वो दस्तावेज बनाकर गांवों में बेचता, कुछ मामलों में सीधे मुकदमों का इंजन बनता और फिर मध्यस्थों के जरिए लाभ बटोरता। पर हर बार जब बीरबल लगता था कि उसने किसी बड़े सुराग का पता लगा लिया है, वो सुराग कहीं गायब हो जाता, जैसे किसी ने उसकी नाक के आगे ही उसे झूठा झटक दिया हो। एक रात बीरबल को एक गुप्त सूचना मिली। रफीक एक बड़े मेल पर दस्तावेज भेजने वाला था और उसके साथ कुछ उच्च वर्ग के हस्ताक्षर की नकल भी थी। ये मेल एक ऐसे गांव के नाम पर भेजा जा रहा था जहां हाल ही में बड़े जैविक जमीनी विवाद हुए थे। बीरबल ने तुरंत अपने भरोसेमंद सिपाहियों को साथ लिया और उस मेल के मार्ग पर निकला। लेकिन ठीक उस रात, जब वे मेल की ट्रैकिंग कर रहे थे, अचानक बीरबल के पास एक शख्स आया जो स्वयं को रफीक का पुराना साथी बताता था। वो शख्स था मीर तबरेज। मीर ने बीरबल से कुछ अजीब विनम्रता में अनुरोध किया, साहब, ये मामला आपसे बड़ा है। इसमें सिर्फ रफीक ही नहीं, बल्कि दरबार के भी कुछ लोग उलझे हैं। आप अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत ऊंचे लोग परेशान होंगे। बीरबल को ये चेतावनी उलझी लग रही थी, पर उसके भीतर की जिज्ञासा और न्याय की आग ने उसे रोकने न दिया। उसने मीर से कहा, अगर ये सच है तो मैं झूठ नहीं सहूंगा। जो कुछ भी है, सामने लाना होगा। मीर ने दबे स्वर में कहा, ठीक है, पर याद रहे, सबूत सामने लाने से पहले मेरी बातों पर भरोसा मत करना। लोग अपने अपने कारणों से बातें बनाते हैं। बीरबल ने अपने आप से वादा किया कि वो किसी भी तरह की चालबाजी को बेनकाब करेगा। अगले ही दिन उसने रफीक के ठिकाने पर दस्तक दी, पर वहां उसे रफीक नहीं मिला। सिर्फ कुछ अधिलेख और एक सूखा हुआ अखबार का टुकड़ा मिला, जिस पर 1 साल पुराना एक लेख चिपका हुआ था। उस लेख में किसी पुराने अफसर का नाम था, वही नाम जो हरनाम ने गांव में सुना था। अब चीजें और भी गंभीर हो गई। बीरबल ने समझा कि जिसने भी इन झूठों को आगे बढ़ाया है, वो दरबार के आसपास की कोई ऐसी शख्सियत है जिसका नाम आम लोगों की जुबान पर नहीं आता, पर उसका असर गहरा है। बीरबल की जांच ने उसे एक पुराने राजसी पते तक पहुंचा दिया। एक हवेली जिसका मालिक नाम मात्र का था, पर जहां लोग अक्सर चोरी छिपे मिलते थे। बीरबल ने देखा कि हवेली के कुछ दफ्तरों में वही मुहरों जैसी चीजें रखी थी जिनका इस्तेमाल दस्तावेजों पर होता था। पर जब उसने हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी, तो उसे बताया गया कि मालिक कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया है। वो जानता था कि अब कुछ बड़ा खेल रह गया था। हवेली के पास एक बूढ़ा नौकर मिला जिसने अर्धरात्रि में कुछ अजीब आवाजें सुनी थी और कुछ दस्तावेजों के ढेर के बारे में बताया, पर उसने कहा कि उसने स्वयं कुछ नहीं देखा। बीरबल ने उसे विश्राम से नहीं छोड़ा। उसने नौकर से कई बार पूछा, पर हर बार उत्तर अस्पष्ट ही मिला। नौकर की आंखों में भय था। शायद किसी बड़े आदमी का नाम लेने से उसे डर लगता था। रात को बीरबल अकेले बैठकर सोचता रहा। हर बार जब उसने एक धागा पकड़ा, तो धागा दूसरे धागे से जुड़ता गया। हर बार जब उसने सच्चाई की ओर कदम बढ़ाया, किसी ने दिखाकर उसे मोड़ दिया। ऐसे में उसने एक नई योजना बनाई। वो खुद एक चाल खेलेगा जो धोखेबाजों को धोखा देगी। उसने दिल्ली के कुछ भरोसेमंद कलाकारों और चतुर दस्युओं की मदद ली। उन्हें असली दस्तावेज की नकल करने को कहा और फिर उन नकलों को जानबूझकर हवेली और दुकानों में छोड़ा गया, ताकि जो भी इन्हें उठाए वो पकड़ा जा सके। ये चाल काम कर गई। कुछ दिनों बाद रफीक और उसके आधिकारिक सहयोगी, जिन्हें मिलीभगत में दरबार के कुछ ठहराए गए नामों का सहारा मिला था,
सक्रिय हुए, पर इस बार बीरबल पहले से तैयार था। उसने रफीक के कई साथियों को पकड़वा लिया और उनसे पूछताछ करवाई, पर जिस सवाल का उत्तर बीरबल को चाहिए था कि कौन दरबार के नाम का प्रयोग कर रहा था, वो अभी नहीं मिला। पूछताछ से कुछ छोटे पाए गए, नोटों में कुछ रंग, मुहरों का नमूना, कुछ यात्रियों के नाम, पर कोई बड़ा हाथ अभी तक नहीं दिखा। हर बार जैसे ही बीरबल उस बड़े हाथ के करीब पहुंचता, जानकारी किसी ने पहले ही बदल दी होती। और तब हुआ एक ऐसा मोड़ जिसने बीरबल के दिल में और भी चिंता भर दी। एक रात उसी हवेली के पास बीरबल को अचानक संकेत मिला कि दिल्ली के अंदर किसी छोटे लेकिन प्रभावी कार्यालय में एक विशेष पटल रखा गया है। उस पटल में दरबार से जुड़े कागजों की सूची थी, और उन कागजों पर कुछ अंकित कोड थे जो गांवों को भेजे जा रहे दस्तावेजों से मेल खाते थे। बीरबल ने उस कार्यालय तक पहुंचने की योजना बनाई, पर जब वो वहां पहुंचा तो उसे बंद दरवाजे और सुरक्षा की भारी वर्दियां मिली। कार्यालय बड़े अधिकारी के संरक्षण में था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास दरबार के फैसलों की नकल निकालने की शक्ति थी। बीरबल को पता था कि अब वो सीमा पर पहुंच चुका है। आगे कदम गलत पड़ा तो न केवल रफीक बल्कि दरबार की प्रतिष्ठा को भी खतरा हो सकता था। वही उसी रात बीरबल को एक अजीब सूचना मिली। एक अंकित पत्र था जो किसी अज्ञात स्रोत से भेजा गया था। पत्र पर लिखा था, जो सच्चाई खोज रहा है वो पहले अपनी आंखों में झूठ न ढूंढे। पूरे खेल का सच सामने आने पर बहुत कुछ बदल जाएगा। रुको मत, पर संभल कर चलो। ये सूचना बीरबल के भीतर और कई सवाल छोड़ गई। किसने ये चेतावनी दी? क्या वह दोस्त था या विरोधी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सच्चाई उजागर होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा या और उलझ जाएगा? बीरबल ने अपने मन में ठाना, चाहे कुछ भी हो वो सच को उजागर करेगा। पर उसने एक और विचार मन में दबा लिया। कुछ राज ऐसे होते हैं जिनके खोलते ही बड़ा भूकंप आता है। वो अभी साक्ष्य इकट्ठा करेगा, धीरे धीरे पर अडिग तरीके से, ताकि जो भी सच सामने आए उसे संभालने की क्षमता भी रहे। कहानियां गांवों में फैल रही थी। लोग सोच रहे थे कि कौन राजा का नाम लेकर उनका नुकसान कर रहा है। कुछ लोग भीषण आशंकाओं में थे। कुछ ने कहा कि दरबार को हस्तक्षेप करना चाहिए, तो कुछ ने कहा कि दरबार को इससे दूर रहना चाहिए। इन सब के बीच बीरबल ने अपने छोटे से कार्यालय में एक नई सूची तैयार की। उन लोगों की सूची जिन पर शक था, और उन दस्तावेजों की सूची जिनमें वही सूक्ष्म चिन्ह मिले थे। और तभी उस सूची के बीच एक नाम उभरा, एक ऐसा नाम जो बीरबल की आंखों में ठंडक भर गया। वो नाम था एक परिचित वकील का, जो कभी दरबार के कुछ मामलों में दखल रखता था। वो वकील दिल्ली में अच्छे संबंध रखता था और उसका व्यवहार सभ्य माना जाता था। पर बीरबल जानता था कि दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वे होते हैं जो सभ्य मुखौटे में छिपकर दुष्टियां करते हैं। बीरबल ने अगले कदम के लिए धीमी और निश्चयी तैयारी की। उसने सोचा कि अब खुलकर सामना करने का वक्त आ गया था, पर उसने ये भी जाना कि जब सामने सच्चाई आएगी तब उसके प्रभाव बहुत व्यापक होंगे। इसलिए वो बहुत सावधानी से आगे बढ़ा। बीरबल के हाथ कुछ बड़े सबूत लगे हैं, पर वो अभी तक चौंकाने वाला खुलासा नहीं कर पाया। वो खतरनाक और गूढ़ साजिश के बीच खड़ा है। एक कदम और उसे उस तरफ खींच सकता है जहां दरबार और गांव दोनों के लिए भयंकर असर हो। दरबार की सुबह वैसी ही थी। शाही नगाड़े, ऊंची अजनबी आवाजें और दीवान खास की ठंडी हवा। पर आज बीरबल का मन किसी और ही उथल पुथल में था। उसने रात भर आंख नहीं मूंदी थी। रफीक, मीर तबरेज, बनिया, हवेली और अब वो वकील, सबके चेहरे एक दूसरे में गुंथे हुए लग रहे थे। बीरबल ने अपने आप से कहा, यह केवल जमीन के झगड़ों की बात नहीं, ये लोगों के भरोसे की लूट है। अगर इस चाल का सिरा दरबार तक पहुंच गया तो साम्राज्य की नींव हिल जाएगी। सुबह होते ही वो बादशाह अकबर के पास पहुंचा। अकबर ने देखा
बीरबल के चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में आग जल रही थी। बीरबल, मामला कितना गंभीर है? जहांपनाह, बीरबल बोला, सिर्फ गांवों की जमीन नहीं, कई दरबार के अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं। वे लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर जमीनें हथिया रहे हैं। मैंने कुछ नामों का पता लगाया है, पर अभी सबूत अधूरे हैं। अकबर कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, जो सच है उसे उजागर करो, पर याद रखना, बिना सबूत किसी को दोषी मत ठहराना। और सावधान रहो, बीरबल, अब यह मामला छोटा नहीं रहा। बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, सच को उजागर करना चाहे जितना कठिन क्यों न हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। 3 रातों तक बीरबल ने हवेली के आसपास निगरानी रखवाई। ये वही हवेली थी जहां से नकली दस्तावेज बनवाने के सुराग मिले थे। चौथी रात को, जब आसमान पर घने बादल छाए हुए थे, बीरबल खुद एक आम व्यापारी के वेश में वहां पहुंचा। हवेली बाहर से शांत लग रही थी, पर भीतर से कभी कभी धीमी सरगोशियां सुनाई दे रही थी। वो पिछवाड़े से दाखिल हुआ। वहां उसे पुराने रजिस्टर, मोम की मोहरें और दस्तावेजों के टुकड़े बिखरे मिले। कमरे की एक दीवार पर कई नक्शे टंगे थे, गांवों के, रायपुर, हरपालपुर, नंदगांव, सभी। हर नक्शे पर एक बिंदु बना था, लाल मिट्टी से बना छोटा निशान, और उन बिंदुओं के नीचे लिखा था, हकदारी पुष्टि के बाद अदला अबदली। बीरबल के माथे पर पसीना छलक आया। तो ये सिर्फ झूठा मुकदमा नहीं, ये योजनाबद्ध जमीनों का कब्जा है। उसी वक्त हवेली के भीतर से कदमों की आवाज आई। 3 लोग अंदर आए। उनमें से एक वही रफीक था। बाकी 2 अजनबी चेहरे थे। रफीक ने धीरे कहा, कल दस्तावेज दिल्ली रवाना होंगे, फिर दरबार से आदेश निकलवाना आसान होगा। दूसरे ने पूछा, पर बिरबल की जांच का क्या? रफीक हंसा, वो अपनी ही चतुराई में उलझा है। उसे सिर्फ वही दिखता है जो हम दिखाना चाहते हैं। बीरबल दीवार के पीछे छिपा सुन रहा था। उसका मन उबल पड़ा, तो ये खेल इतनी दूर तक जा चुका है। पर तभी तीसरे आदमी ने कुछ कहा जिसने बीरबल की सांस रोक दी। मालिक ने कहा है कि जब तक आदेश ऊपर से न आए, असली नाम उजागर मत करना। ऊपर से, बीरबल ने मन ही मन दोहराया, मतलब इस साजिश के पीछे कोई बहुत ऊंचा व्यक्ति है, शायद दरबार के भीतर ही कोई। अचानक उसके पीछे एक आवाज आई। कौन है वहां? दीवार के पीछे की परछाई दिख चुकी थी। बीरबल तुरंत पीछे हटकर खिड़की से बाहर कूदा। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। वो कच्चे रास्ते से निकलकर पुराने कुएं की तरफ भागा, जहां उसका सिपाही इंतजार कर रहा था। वो बोला, हुजूर, कोई पीछा कर रहा है। बीरबल ने कहा, हमें जल्दी निकलना होगा, अभी सच सामने लाने का वक्त नहीं है। अगले दिन बीरबल ने अपनी जांच की सारी बातें एक गुप्त रिपोर्ट में लिखी। किसी को नहीं दिखाई, केवल अकबर के नाम सील करके रखी। उस रिपोर्ट में लिखा था, रफीक की हवेली से कई गांवों के नकली नक्शे मिले हैं। कुछ दस्तावेजों पर वही मुहरें हैं जो दरबार के गोपनीय विभागों में मिलती है। 3 लोग एक अज्ञात मालिक के आदेश से काम कर रहे हैं। संभावना है कि कोई दरबारी अधिकारी या वकील इस जाल का संचालन कर रहा है। रिपोर्ट के अंत में बीरबल ने लिखा, जहांपनाह, ये साजिश दरबार की प्रतिष्ठा पर आघात कर सकती है। जब तक मुझे पूरे सबूत न मिल जाए, कृपया इसे गुप्त रखें। उसके बाद बीरबल ने अपने विश्वसनीय मित्र रामदास को बुलाया, जो पहले दरबार के अभिलेखागार में काम करता था। वो शांत और बुद्धिमान था, पर उसे लंबे समय से बीरबल पर भरोसा था। बीरबल ने कहा, रामदास, मुझे ये पता लगाना है कि दरबार की मुहरें कहां-कहां से निकलती है। रामदास बोला, हुजूर, मुहरें तो केवल 2 जगह रखी जाती है, एक खजाने के दफ्तर में और दूसरी कानून विभाग में, पर वहां से कोई चीज बिना अनुमति नहीं निकल सकती। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, मगर जो हो रहा है वो अनुमति से बाहर की बात है। रामदास ने धीरे से कहा, तो इसका मतलब है कि अंदर कोई है, कोई बहुत भरोसेमंद।
उस शाम बीरबल ने एक व्यापारी का रूप धरकर दिल्ली के भीड़ भरे चौराहे पर कदम रखा। वो जानता था कि सच हमेशा महलों में नहीं, बाजारों की गलियों में छिपा होता है। वहां उसने रफीक के कुछ पुराने साथियों की तलाश शुरू की। एक पान बेचने वाले ने बताया, हुजूर, उस रफीक का तो नया साथी है, कासिम नाम का आदमी। वो हर शुक्रवार को पुरानी सराय में मिलता है। बीरबल ने उसी रात सराय का रास्ता पकड़ा। सराय में धुंधली रोशनी थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स फीकी पड़ चुकी थी। वहां बैठा था एक दुबला पतला आदमी, चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखें चालाक। बीरबल ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, मुझे भी वही कागज चाहिए जो तुम दूसरों को देते हो। कासिम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम कौन? बस एक जमींदार हूं। झगड़ा चल रहा है, कागज चाहिए। कासिम हंसा। कागज तो सबको चाहिए, पर कीमत चुकानी पड़ती है। ये काम आसान नहीं। ऊपर तक हिस्सा जाता है। ऊपर तक? बीरबल ने पूछा। हां, ऊपर, जहां से आदेश आता है। हमें बस नाम लिखने होते हैं। बीरबल ने पूछा, कौन देता है वो आदेश? कासिम ने हंसते हुए कहा, नाम जानने की जरूरत नहीं, बस पैसा दीजिए, मामला अपने आप सही हो जाएगा। बीरबल ने पैसे का पिटारा निकाला। ठीक है, पर दस्तावेज कब मिलेंगे? 3 दिन में, कासिम ने कहा, पर किसी से जिक्र मत करना। अगर बात फैली तो सब जल जाएगा। बीरबल को अब यकीन हो गया कि ऊपर कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, पर वो ये भी जानता था कि बिना नाम जाने वो कुछ साबित नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने एक चाल चली। 3 दिन बाद उसने अपने आदमी को कासिम के पास भेजा, पर उस आदमी के साथ उसने एक नकली आदेश पत्र रखवाया, जिस पर वही जाली मुहर थी जो हवेली में मिली थी। जैसे ही कासिम ने वो कागज देखा, उसका चेहरा बदल गया। उसने जल्दी जल्दी कुछ लिखना शुरू किया और बोला, ये तो हमारे आदमी का ही निशान है। तुम उससे मिले हो क्या? हाँ, सिपाही ने कहा। उसने कहा था कि ये कागज तुम्हें देना है ताकि मामला जल्द सुलझे। कासिम बोला, तो फिर सीधा हवेली चले जाओ, वहां मालिक खुद मिलेगा। जब बीरबल को यह बात पता चली, वो मुस्कराया। अब खेल अपने अंत के करीब है, पर अभी नाम बाकी है। अगले दिन रात को बीरबल अपने कुछ भरोसेमंद सिपाहियों के साथ हवेली पहुंचा। इस बार हवेली सुनसान नहीं थी। अंदर रोशनी जल रही थी और एक मेज पर कई लोग बैठे थे। उनमें रफीक, कासिम और एक तीसरा व्यक्ति, वही वकील जिसे बीरबल ने पहले पहचाना था। वकील धीरे बोल रहा था, अब दरबार में नया आदेश जाएगा। जमीनें नाम बदल जाएंगी और पैसा हमारे हिस्से में आएगा। किसी को शक नहीं होगा, क्योंकि मुहर असली है। बीरबल दीवार के पीछे खड़ा सुन रहा था, पर तभी उसने देखा, वकील ने मेज पर एक मोमबत्ती के पास से एक दस्तावेज उठाया। उस पर राजकीय विभाग की असली मुहर लगी थी। अब बीरबल के पास सबूत था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। बात बहुत आगे बढ़ गई है, वकील साहब, बीरबल बोला। तीनों चौंक गए। रफीक ने उठकर भागने की कोशिश की, पर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। बीरबल ने दस्तावेज उठाया, देखा। ये वही नक्शा था जिसमें गांवों की सीमाएं बदल दी गई थी। वकील बोला, बीरबल, तुम नहीं समझते, ये सब मैं अकेला नहीं कर रहा। दरबार के अंदर भी कुछ लोग हैं जो इससे फायदा उठा रहे हैं। बीरबल ने कहा, नाम लो। वकील ने सिर झुका लिया। नाम लेने से पहले मेरी जान जाएगी, तो तुम्हारी जान की रक्षा भी मैं ही करूंगा, बीरबल ने कहा। उसने सबको गिरफ्तार करवाया, हवेली सील करवाई और दस्तावेज दरबार के सुरक्षित कोष में रखवा दिए। अगले दिन जब बीरबल अकबर के सामने पहुंचा, पूरा दरबार शांत था। उसने सारी बात बताई, हवेली, रफीक, कासिम, वकील और वह जाल जो गांवों में फैलाया गया था। अकबर ने गहरी सांस ली। कितने गांवों की जमीनें इसमें फंसी हैं? कम से कम 7। जहां पनाह, बीरबल बोला,
और यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला था। अकबर ने आदेश दिया, जो दोषी है उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। पर मैं जानना चाहता हूं, उस वकील ने दरबार के लोगों का जिक्र क्यों किया? बीरबल बोला, यह बात अभी अधूरी है। उसने नाम नहीं बताया। शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जो पर्दे के पीछे से सारे आदेश दे रहा है। अकबर ने कहा, तुम्हें उसकी तलाश करनी होगी बीरबल। पर याद रहे, अगर सच में कोई दरबारी इसमें शामिल है तो मामला और गहरा होगा। रफीक और कासिम को जेल में रखा गया। वकील से पूछताछ शुरू हुई। वो पहले चुप रहा, फिर बोला, जिस आदमी से मैं आदेश लेता था वो कभी सामने नहीं आता। वो हर बार एक मुहरबंद लिफाफा भेजता था जिसमें लिखा होता था, काम पूरा करो। पर एक बार गलती से उसका आदमी मेरे सामने आ गया। कौन था वो? बीरबल ने पूछा। दरबार का एक अधिकारी, पर मैं उसका नाम नहीं जानता। बस याद है वो लाल पगड़ी पहनता था। बीरबल ने अकबर को बताया। अकबर ने तुरंत दरबार के सभी लाल पगड़ी वाले अधिकारियों की सूची निकलवाई। सूची लंबी थी, 20 से अधिक नाम। अब बीरबल के सामने सबसे कठिन काम था, उनमें से असली अपराधी को पहचानना। उसने एक योजना बनाई। बीरबल ने दरबार में एक छोटा समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। जहांपनाह, उसने कहा, मैं सभी अधिकारियों के सम्मान में एक भोज देना चाहता हूं। अकबर मुस्कराए। भोज से अपराधी पकड़ा जाएगा? बीरबल बोला, कभी कभी मिठास में भी सच फिसल पड़ता है। भोज के दिन दरबार में रौनक थी। सभी अधिकारी आए, लाल, नीली, पीली पगड़ियों में। भोजन के बाद बीरबल ने एक मनोरंजक खेल रखा। उसने सबके सामने कहा, मैंने एक खजाना छिपाया है, जिसे ढूंढने का हुनर होगा वही पाएगा। सभी अधिकारी हंसे, पर लाल पगड़ी वालों की आंखों में बेचैनी थी। बीच बीच में बीरबल की नजर उन पर थी। खेल खत्म होने के बाद बीरबल ने कहा, अब सब अपने अपने कमरे में जाएं। सुबह जिसे सपना आएगा कि खजाना कहाँ है, वही सच्चा अधिकारी कहलाएगा। रात बीती। सुबह जब सभी लौटे, बीरबल ने कहा, किसी को सपना आया? अधिकांश ने हंसकर नहीं कहा। पर एक व्यक्ति, महमूद खान, बोला, हां, मैंने देखा कि खजाना हवेली के नीचे है। बीरबल ने कहा, अजीब बात है, वही हवेली जहां से जमीन के दस्तावेज निकले थे। महमूद खान का चेहरा उतर गया। बीरबल ने आगे कहा, सपना नहीं देखा महमूद खान, सच देखा है तुमने, क्योंकि तुम वही थे जो उन दस्तावेजों के आदेश भेजते थे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। महमूद बोला, नहीं, ये झूठ है, मेरे खिलाफ साजिश है। बीरबल ने मुहरबंद लिफाफा दिखाया, वही लिफाफा जिस पर उसकी लिखावट थी। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, महमूद खान, तुमने दरबार के नाम का दुरुपयोग किया, लोगों का विश्वास तोड़ा। महमूद चुप रहा, पर उसके होंठ कांप रहे थे। वो बोला, जहांपनाह, मैं अकेला नहीं था, कुछ लोग और भी हैं जो अब भी बाहर हैं। कौन? अकबर ने पूछा, पर इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, वो अचानक गिर पड़ा। उसके होंठ नीले पड़ गए। वो बेहोश था, या शायद जहर खा चुका था। दरबार में हाहाकार मच गया। अकबर खड़े हो गए। बीरबल, अब ये खेल और गहरा हो गया है। बीरबल बोला, जहांपनाह, महमूद खान को किसी ने चुप कराया है। इसका मतलब है असली मास्टरमाइंड अभी जिंदा है और हमारे आसपास ही है। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हें सावधान रहना होगा। जो अपने आदमी को जहर दे सकता है, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, जब तक सच पूरी तरह सामने न आए, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उस रात बीरबल अपने कमरे में बैठा था। खिड़की से हल्की हवा आ रही थी। मेज पर दस्तावेज, लिफाफे और रफी की गवाही की पर्चियां पड़ी थी। पर उसकी नजर एक अजीब बात पर पड़ी। महमूद खान की जेब से निकला एक छोटा कागज, जिस पर लिखा था, सिर्फ दिल्ली ही नहीं,
आगरा और लाहौर में भी यही काम चल रहा है। बीरबल ने उस पर्ची को उठाकर देखा। मतलब, ये साजिश पूरे साम्राज्य में फैली है। उसने धीरे कहा, तो अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत थी। वो उठा, दीपक बुझाया और खिड़की से बाहर देखा। दूर शहर की दिशा में कोई घोड़ा तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा था। कौन था वो? संदेशवाहक या गद्दार? कोई नहीं जानता, बस हवा में वही गूंज रह गई। सच अभी पूरा उजागर नहीं हुआ है। बीरबल ने महमूद खान के अचानक बेहोश पड़ने और उस कागज के बारे में पढ़कर, जो आगरा व लाहौर तक संकेत कर रहा था, निश्चित कर लिया कि यह साजिश केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। ये एक व्यापक नेटवर्क था, और जितना वो खोदता उतने ही गहरे और जटिल सबूत मिलते थे। वो जानता था कि अब ठीक से, ठोस और बिना किसी तरह के भय के काम करना होगा। उसने अकबर से विनम्र निवेदन किया कि कुछ भरोसेमंद लोग ही इस मामले में शामिल हों, ताकि सूचना फैलने से पहले सबूतों की रक्षा हो सके। अकबर ने भी गंभीरता से देखा और माना, दरबार की प्रतिष्ठा और सैकड़ों गरीबों का हक दांव पर था। अकबर ने बीरबल को पर्याप्त अधिकार और संसाधन दिए। बीरबल ने तुरंत 3 टीमें गठित की। एक टीम दस्तावेजों का तकनीकी विश्लेषण करेगी, दूसरी टीम हवेली और दुकानों के सुरागों की पड़ताल करेगी, और तीसरी टीम गांवों में जाकर जमीनी हकीकत की जांच करेगी। बीरबल ने स्वयं दस्तावेजों की पड़ताल की अगुवाई की, क्योंकि वह जानता था कि सच्चाई अक्सर कागज के कोनों में छिपी रहती है। दस्तावेजों की जांच में एक बात बार बार सामने आई। जिस मुहर का दुरुपयोग किया जा रहा था, वो मुहर दरबार के किसी आधिकारिक प्रभाग की नहीं थी, बल्कि उसके ऊपर का एक निजी मुहर था, जो कभी किसी बड़े राज सिंहासन के पास प्रयोग हुआ करता था। उसके किनारों पर सूक्ष्म छापे और कुछ अंक ऐसे थे जो केवल विशेष कागजों पर ही मिलते थे। वे अंक किसी सिस्टम से जुड़े थे, जिन्हें केवल वही लोग समझ सकते थे जिनके पास उस सिस्टम का ज्ञान था। टीम ने कागजों के किनारों पर लगने वाले सूक्ष्म दागों का परीक्षण किया। दागों में प्रयुक्त रंग वही था जो एक ही तरह के स्याही मिलों में मिलता था, और वे मिले किसी विशेष व्यापारी के पास पंजीकृत थी। उस व्यापारी के रिकॉर्ड पर नजर डालते ही बीरबल की टीम को एक पुराना लेन देन मिला। लेन देन उसी वकील से जुड़ा हुआ था जिनसे पूछताछ हुई थी। पर असली मोड़ तब आया जब बीरबल ने उन कागजों पर लगे एक छोटे चिन्ह की जांच करवाई, जो उसने पहले नजरअंदाज किया था। वो चिन्ह एक छोटे से अक्षर का था, जो किसी व्यक्तिगत का हिस्सा लग रहा था, और वो किसी बुद्धिमान पर अब बैठा हुआ नेतृत्व करने वाले ऐसे व्यक्ति का था जिसे अधिकतर लोग केवल सम्मान से जानते थे। बीरबल ने धीरे धीरे उन दस्तावेजों के सब हिस्सों को जोड़ा और पाया कि ये काम संगठित तरीके से कुछ सालों से चल रहा था। नकल दस्तावेज बनते, गांवों में फैलते और स्थानीय लालचियों के सहयोग से मुकदमे जनरेट होते। मुकदमों की जड़ जमीन का हक बदलना था, और जमीन की कीमतें चढ़ने के बाद कुछ शक्तिशाली लोग खरीद लेते थे। हवेली का निरीक्षण करने पर स्पष्ट हुआ कि वहां केवल कागज बनते ही नहीं थे, बल्कि एक प्रकार का प्रशासनिक मॉकअप तैयार किया जाता था। नकली रजिस्टर, नकली लेन देन के पेपर और उन पर एक सेटेड मुहरें। हवेली में मिले नक्शों से साफ था कि जिन गांवों पर काम हुआ था, वहां पहले से कुछ कमजोर पारिवारिक झड़पें थी। आर्थिक तंगी, आपस की दुश्मनी या पुराना कर्ज। इन कमजोरियों का इस्तेमाल कर वे लोग एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे खड़ा करवा देते थे। रफीक और उसके साथियों ने ये सभी योजना बड़ी बेरमी से तैयार की थी। वे पहले किसी गांव के कमजोर व्यक्ति को जाल में फंसाते, नकली दस्तावेज बनवाते, और फिर जब मामला पंचायत तक जाता तो वे कुछ तयशुदा गवाह और नकली अभिलेख पेश करवा देते। इस तरह का दुरुपयोग कई मामलों में काम कर गया और जमीनें निकासी के लिए उपलब्ध हो गई। हवेली में मिले कुछ साफ दस्तावेज ये दर्शाते थे कि हर बार कुछ प्रतिशत रकम किसी बड़े शहर के व्यक्ति के खाते में भेजी जाती थी, और वे खाते किसी परिचित वकील के साथ जुड़े हुए थे। वकील को खंगालने पर उसकी पहचान और भूमिका और स्पष्ट हुई।
उसने माना कि उसने कई बार अपने ज्ञान और पद का दुरुपयोग किया था, पर उसकी गवाही के अनुसार वो अकेला नहीं था। उसने बताया कि वो महमूद खान के दबाव में काम कर रहा था। महमूद खान एक प्रभावशाली अधिकारी थे, जिनके नाम का जिक्र अक्सर हुआ करता। वकील ने स्वीकार किया कि महमूद ने कई बार दस्तावेजों के प्रश्नों पर अपनी मुहर और सलाह दी थी, पर उसने ये भी कहा कि महमूद कभी भी खुलकर ऐसा आदेश नहीं देता था। उसकी पहचान हमेशा रहस्यमयी रही। आदेश संदेशों के जरिए आते थे। महमूद खान की जांच से पता चला कि उसके ऊपर भी कुछ असामान्य लेन देन थे। उसके घर की तलाशी में कुछ लिफाफे और उन पर लगे पोस्टमार्क मिले, जो अक्सर हवेली और अन्य व्यापारियों से मेल खाते थे। पर जब महमूद की बातों को और गहरे तरीके से परखा गया, तो एक चिंताजनक तथ्य सामने आया। महमूद को भी कड़ी फोर्स या किसी व्यक्ति ने दबाया हुआ था, और वही दबाव अंततः महमूद को बेहोश कर दिया या उसकी जान लेने की कोशिश कर दी गई। यह स्पष्ट नहीं हुआ कि उसे बेहोश किसने कराया, पर जांच से संकेत मिले कि किसी ने उसे किसी तरह से चुप करा दिया था। यहां बीरबल ने तीव्र बुद्धि दिखाई। उसने महमूद के पास उस समय के कुछ गिरवी कागज और छोटी छोटी रसीदें पाई, जिनमें बड़े शहरों के कुछ नाम अंकित थे। और उन नामों में से एक नाम पर बीरबल की नजर अटक गई। वो नाम था खान बहादुर अमर सिंह। खान बहादुर अमर सिंह एक व्यावहारिक और पुराना शख्स था। उसने कभी सार्वजनिक तौर पर बड़े कार्य नहीं किए, पर वो शाही अदालतों में भी जाना माना नाम था। उसे जमीनों और करों का अच्छा खासा ज्ञान था, और वो समाज के कुछ हिस्सों में आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली था। बीरबल ने उसके बारे में और गहरा सबूत जुटाया। पुराने व्यापारिक दस्तावेज, बैंक खाते और जमीनों के परिवर्तनों के रिकॉर्ड। इन सब से पता चला कि कई बार अमर सिंह के नेटवर्क के जरिए धन का वो लेन देन होता था, जो हवेली और रफीक से मेल खाता था। बीरबल ने यह भी पता लगाया कि अमर सिंह ने कई साल पहले एक सरकारी पदाधिकार से नजदीकी बनाए थे। उनके पास दरबार के लोगों के ऐसे परिचय थे, जिनका उपयोग वे अपने फायदे के लिए करते थे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अमर सिंह ने उन लोगों की पहचान को छिपाकर वकीलों और कुछ प्रभावशाली अधिकारियों के माध्यम से लोगों को दबाया और अपने लक्ष्य पूरे कराए। बीरबल ने जब अमर सिंह का सामना करने की ठानी, तो उसने बहुत सावधानी से कदम बढ़ाए, क्योंकि अमर सिंह सरकार और समाज दोनों में प्रभावी था, और उसका खुलासा यदि बिना ठोस सबूत के कर दिया गया, तो ये बादशाह की ही प्रतिष्ठा को भी प्रभावित कर सकता था। बीरबल ने तय किया कि वो ठोस, अदृश्य लेकिन अतुल्य सबूत इकट्ठा करेगा। कुछ ऐसा जो सिर्फ शब्दों पर नहीं, बल्कि वित्तीय लेन देन, तारों, गवाहों और दस्तावेजों से साबित हो। बीरबल ने अब एक जाल बिछाया जो सूक्ष्म और बुद्धिमानी से बुनकर रखा गया था। उसने हवेली के कुछ नकली दस्तावेजों की नकल करवाई और उन नक्शों व दस्तावेजों के किनारों में ऐसे सूक्ष्म चिन्ह रखे जो सिर्फ एक खास तरह के कागज मिल में ही दिखाई देते थे, और वे मिले अमर सिंह के नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। उसने एक नकली जमीन सौदा भी रचा और उसे हवेली से बाहर भेजा, पर असल में वो सौदा अमर सिंह के कुछ भरोसेमंद सहयोगियों के द्वारा देखा जा रहा था। बीरबल ने रफीक और कासिम को कुछ ऐसी गलतियां करने के लिए उकसाया कि वे सीधे आर्थिक लेन देन के निशान छोड़ दें। फिर उसने दस्तावेजों की वित्तीय श्रृंखला को बैंक रिकॉर्ड्स तक पहुंचाया, और वहां से एक स्पष्ट मार्ग मिल गया अमर सिंह के कंट्रोल किए हुए खातों की ओर। जब सारे सबूत पकड़े गए, हवेली की मुहरें, बैंक ट्रांजैक्शन, पोस्टमार्क और कुछ निजी गवाह, बीरबल ने फैसला लिया कि अब खुलकर दरबार में यह मामला रखना चाहिए। उसने अकबर को पूरी जमेज में दस्तावेजों सहित पेश किया। अकबर ने स्वयं सुनवाई की और आदेश दिया कि अमर सिन्हा को तलब किया जाए। अमर सिन्हा को जब बुलाया गया, उसने पहले सोचा कि वो अपने प्रभाव से बच जाएगा, पर जब उसे बैंक के प्रमाण, हवेली के रिकॉर्डिंग्स और रफीक व कासिम की स्वीकारोक्ति दिखाई गई, तब उसकी नींद उड़ा दी गई। अकबर के सामने हुए खुलासे में सारी सच्चाइयां साफ साफ सामने रखी गई।
कैसे नकली दस्तावेज बनते, किस तरह से उन दस्तावेजों का दुरुपयोग कर जमीनें हड़प ली गई, और किस तरह अमर सिंह ने अपने प्रभाव का प्रयोग कर वकीलों और कुछ अधिकारियों को चुप कराया। अकबर ने पूछा, तुमने ये सब क्यों किया, अमर सिंह? अमर सिंह का चेहरा पहले घुंघराले विश्वास से भरा था, पर अब वो पतला पड़ गया। उसने कहा, हमारे समय में जमीन ही सब कुछ है। कुछ अवसर ऐसे आए जिनसे बड़ा मुनाफा किया जा सकता था। मैं दरबार का लाभ लेकर उन लोगों की कमी का फायदा उठाया। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुमने लोगों का भरोसा तोड़ा। तुमने ऐसी चालें चली कि कई परिवार बर्बाद हुए। अमर सिंह ने अब भी कुछ झिझक दिखाई, पर जब बैंक के लेन देन और हवेली में मिले उन लिफाफों की निवारणीय पुष्टि होती गई, तो उसने मुंह खोलना बंद कर दिया। दरबार ने तत्काल आदेश दिया कि जिन घरों की जमीनें गलत तरीके से हड़पी गईं, उन पर तुरंत पुनर्विभाजन और फौरी राहत कराई जाए। अमर सिंह के खातों को सील कर दिया गया और उसकी ठीक ठीक संपत्तियों पर रोक लगाई गई। रफीक और कासिम को सख्त फौजी सजा और भारी जुर्माना सुनाया गया। वकील को भी अदालत के नियमों के अनुसार दंडित किया गया और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, ताकि उसने जो विश्वास तोड़ा उसकी सजा भी जनता के सामने हो। अकबर ने तुरंत आदेश दिए कि जिन गांवों के लोग झूठे मुकदमों की वजह से अपना हक गवा बैठे थे, उनकी जमीनें वापस लौटाई जाए। इस काम में बीरबल की टीम ने बड़ी मेहनत की। हर गांव के पुराने दस्तावेज, गवाहों की गवाही और स्थानीय बैठकों के आधार पर तुरंत निर्णय लिए गए। रायपुर, हरपालपुर, नंदगांव और शेरपुर सभी गांवों में जाकर तलाशी हुई और जिन लोगों के नाम से गलत ढंग से जमीनें आवंटित की गई थी, उन्हें पुनर्स्थापित कर दिया गया। जिन परिवारों को आर्थिक हानि हुई थी, उन्हें तत्काल वित्तीय सहायता दी गई ताकि वे अपना जीवन फिर से संवार सकें। गांवों में पंचायतें फिर ठीक तरह से स्थापित की गई और बीरबल की सलाह पर कुछ सुरक्षा प्रावधान रखे गए, जैसे कि किसी भी पुराने कागज के मामले में सीधे दरबार के एक विशेष प्रभाग से प्रमाणीकरण लिया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई नकली दस्तावेज आसानी से काम न कर पाए। अमर सिंह को सार्वजनिक अदालत में लिया गया। वहां पर सबूत इतने ठोस थे कि उसे बच निकलना मुश्किल हुआ। उसे सार्वजनिक रूप से दोषी ठहराया गया और उसकी संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा उन ग्रामीणों को दिया गया जिन्होंने नुकसान उठाया था। इसके अलावा उसे कारावास की सजा सुनाई गई। रफीक और कासिम को कठोर सजा मिली। उन्हें लंबे समय के लिए कारागार भेजा गया और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ा। वकील को भी कुछ वर्ष की कड़ी सजा के साथ पेशे से भी निशानदेही कर दी गई, ताकि वो कभी वकील का काम न कर सके। महमूद खान की मौत का कारण भी मुकम्मल जांच में सामने आया। वो किसी रिश्वत के जाल में फंसा हुआ था और जब उसने कुछ खुलासा करने की ठानी, उसे चुप करवा दिया गया। उसके ऊपर की कुछ साजिशकर्ताओं को पकड़ा गया और कोर्ट में पेश किया गया। अकबर ने फैसला लिया कि इस पूरे प्रकरण को सार्वजनिक तौर पर उजागर किया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी दरबार के नाम पर दुरुपयोग करने की हिमाकत न करे। उन्होंने एक सार्वजनिक घोषणा करवाई कि दरबार किसी भी निजी फायदे के लिए लोगों का भरोसा नहीं गिराएगा और जो भी दोषी पाया गया उसे सख्ती से दंडित किया जाएगा। बीरबल को जनता के बीच और दरबार में बड़ाई मिली, पर बीरबल स्वयं कभी भी अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करता था। उसने कहा, जहांपनाह, ये विजय केवल न्याय की है। हमने मिलकर वो काम किया जो ठीक था। अकबर ने बीरबल की नीति ग्रहीता और न्यायप्रियता की प्रशंसा की और कहा कि ऐसे मामलों में समाज को सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में किसी भी कागज और जमीन के मामलों में पारदर्शिता और लोक निर्धारित प्रमाणन रहें। बीरबल ने गांवों में कई बार जाकर बच्चों को पढ़ाया कि सच्चाई और ईमानदारी कितनी कीमती होती है। उसने पंचायतों के पुनर्गठन में मदद की और लोगों में विश्वास बहाल करने के लिए कई कदम उठाए। कुछ महीनों बाद जब हवेली की संपत्ति किसानों को लौटाई गई, गिरफ्तार किए गए लोगों की सजा सुनिश्चित हो गई और दरबार में पारदर्शिता के नए उपाय लागू कर दिए गए,
तब राजमहल की एक शाम में अकबर और बीरबल साथ बैठे। शहर की हल्की हवा चल रही थी और आंखों में एक सुकून था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल झूठ के जाल को खोला, बल्कि लोगों का विश्वास भी फिर से बहाल किया। जनता के लिए यही सबसे बड़ा काम है। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, सच्चाई का कोई अंत नहीं होता, पर जब हम उसे ढूंढते हैं और न्याय करते हैं तो समाज मजबूत बनता है। गांवों में अब फिर से उत्सव था। लोग खेतों में काम करने लगे, बच्चे स्कूल गए और पंचायतें अपने काम में व्यस्त रही। जिन परिवारों की हालत इतनी बिगड़ी थी, उन्हें अब नई शुरुआत मिली। अमर सिन्हा के केस के बाद दरबार ने भी आंतरिक सुधार किए, पर सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि अब जनता में ये विश्वास फिर आया कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, यदि वो अन्याय करेगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और न्याय मिलेगा। और जहां तक रफीक, कासिम और अन्य ठगों का सवाल था, उनके पास जो समय था, उसने उन्हें अपनी करनी की सजा दी। वे जेल में अपनी करनी पर पछताते रहे। विश्वास, न्याय और ईमानदारी की लौ को फिर से जलाए रखना हर समाज की जिम्मेदारी है। बीरबल ने सिर्फ धूर्तताओं का पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि लोगों को यह सिखाया कि वे अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और किसी भी तरह की शंका आने पर सूक्ष्मता से काम लें। अकबर के दरबार में यह घटना एक मिसाल बन गई कि न्याय के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। गांवों में भी अब पंचायतें और मजबूत हुई और कागजों की पहचान के लिए स्पष्ट नियम लागू हो गए। और इस तरह हर झूठी साजिश का पर्दाफाश हुआ, हर अन्याय का निवारण हुआ और जिन लोगों ने अन्याय सहा था, उन्हें न्याय मिल गया। कहानी के सारे रहस्य खुल गए। बनिए, हवेली, रफीक, कासिम, वकील और अमर सिंह की साजिश और महमूद खान की दर्दनाक नियति, सब कुछ न्याय की रोशनी में आया और उसका हल मिल गया। अब गांवों की शांतियां लौट आई, अदालतें अपने काम में लगी और लोगों ने मिलकर यह प्रण किया कि भविष्य में कोई भी अजब साजिश को बढ़ने नहीं देगा।